Hello, my dear students. Myself Upendra Kumar Verma, Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College of Kaltara. Topic of my video lecture is oscillation of two masses connected by a spring. That is taken from BSc Part 1, Paper 1, and the chapter is the oscillations and superposition of waves. जैसा कि टॉपिक है, हमने एक स्प्रिंग लिया है जिनके दोनों सिरों पर दो द्रव्यमान अलग अलग कनेक्टेड है। यहाँ पे एक सिरा पे द्रव्यमान m1 और दूसरे सिरे पे द्रव्यमान m2 कनेक्टेड है। अब हम यदि इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर ले, हम ये भी मान लेते हैं कि जो सतह पे रखा है वो फ्रिक्शनलेस है। अब यदि हम इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करने के बाद छोड़ दें, तो एक्सटेंशन के कारण यदि एक्सटेंशन के कारण उसके अपोजिट दिशा में प्रत्यानयन बल लगेगा, जो बल उस स्प्रिंग को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। अब चूंकि इस स्प्रिंग के साथ ये द्रव्यमान बंधा है दोनों तरफ, इसलिए एक्सटेंशन के बाद जब स्प्रिंग वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में इस बल के कारण आने का प्रयास करेगा, तो ये जो द्रव्यमान है वो भी स्प्रिंग के साथ गति करेगा और इन द्रव्यमानों के गति के जड़त्व के कारण अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के बाद भी वो स्प्रिंग और फर्दर कंप्रेस होता चला जाएगा और कंप्रेशन के बाद जब ये विरामावस्था में चले जाएंगे दोनों द्रव्यमान, उस समय तक ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाया रहेगा। पुनः उसका प्रत्यानयन बल अपोजिट दिशा में लगेगा, फिर उसका एक्सटेंशन होगा। मतलब जो दोनों द्रव्यमान बंधा है, पहले इस तरफ एक्सटेंशन के बाद कंप्रेशन होगा तो इधर दोलन करेगा, इधर गति करेगा और फिर उस एक्सटेंशन होगा तो दूसरे तरफ गति करेगा और ये ऐसी अपने एक स्थिति के दोनों द्रव्यमान अपने एक स्थिति के दोनों ओर गति करेगा, मतलब दोलन करेगा। एंड दैट ऑक्सिलेशन ऑफ टू masses connected by a spring. Now we'll find what would be its time period or frequency in this condition. एट फर्स्ट हम ये मान लेते हैं कि स्प्रिंग को x दूरी तक एक्सटेंड किया जाता है। मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है, जिसके कारण द्रव्यमान m1 में एक्सटेंशन x1 होता है और द्रव्यमान m2 में एक्सटेंशन x2 होता है। अब इन दोनों में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है, विस्थापन कहना चाहिए, इन दोनों द्रव्यमान के लिए जो विस्थापन प्रोड्यूस होता है वो इसके कारण होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 कंडीशन। इस एक्सटेंशन स्प्रिंग में एक्सटेंशन x के कारण जो प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, जो उस स्प्रिंग को प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू x। एक्सटेंशन के जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए एक्सटेंशन और बल, प्रत्यानयन बल दोनों की दिशा विपरीत होगी, इसलिए F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और F इज इक्वल टू माइनस सी एक्स, जहां पे C जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, जिसका मान डिपेंड करता है द नेचर ऑफ material of the spring as well as its hardness or the softness.
तो ये सेकेंड कंडीशन मिला। मतलब इतना जो प्रत्यानयन बल है वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा इतने प्रत्यानयन बल से। तो हम ये कह सकते हैं कि वही बल है, जो वही प्रत्यानयन बल है जो इन दोनों द्रव्यमान को वापस खींचेगा। इसका मतलब दोनों द्रव्यमान में लगने वाला बल भी माइनस सी एक्स होगा। अब पुनः देखते हैं द्रव्यमान m1 में जो विस्थापन है वो x1 है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से लगने वाला बल दैट इज इक्वल टू सी एक्स, इतना बल लगने से उसमें विस्थापन कितना हुआ x1, जिसका द्रव्यमान m1 है। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण डी स्क्वेयर x1 अपॉन डी टी स्क्वेयर, या फिर लिख सकते हैं डी स्क्वेयर x1 अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू m1 इधर चला जाएगा माइनस ऑफ c अपॉन m1 इंटू एक्स। दिस इज थर्ड कंडीशन। सिमिलर कंडीशन विल हैव फॉर m2। सेम बल इसमें भी कार्य करता है, इसलिए ये हो जाएगा डी स्क्वेयर x2 अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ c अपॉन m2 इंटू एक्स। दैट इज द फोर्थ कंडीशन। नाउ फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, यदि इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करें, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर x1 अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर x2 अपॉन डी टी स्क्वेयर। समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 का मान रखने पर यह हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये होगा माइनस सी अपॉन m1 x माइनस सी अपॉन m2 x और डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये माइनस सी एक्स यदि कॉमन ले, ये हो जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 दैट इज डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस सी एक्स इंटू 1 अपॉन म्यू, जहां 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 है। इसको बोला जाता है रिड्यूस म्यू, जहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, समानित द्रव्यमान है। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 6 को यदि हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें मिलेगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस सी अपॉन म्यू एक्स इज इक्वल टू 0, या डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का अवकल समीकरण है, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू और ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर सी अपॉन म्यू। ये बता रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का अवकल समीकरण है। मतलब ये जो दो द्रव्यमान इस स्प्रिंग के साथ बंधा है, कनेक्टेड है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। मतलब उसका दोलन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की आवृत्ति दैट इज, ये इसको लिख सकते हैं 2 पाई म्यू। सो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर
C अपॉन म्यू, साथ ही साथ चूंकि म्यू इज इक्वल टू 1/t होता है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा 2 पाई, ये भी रिवर्स हो जाएगा रूट ओवर म्यू अपॉन सी। अब यदि हम इसकी आवृत्ति मतलब हाउ फास्ट इट ऑक्सिलेट, मतलब कितनी तीव्र गति से वो दोलन करता है, दैट इज टोल्ड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यदि फ्रीक्वेंसी सी के प्रोपोर्शनल पे है, सी जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, यदि हम ये सोचे कि स्प्रिंग हार्ड है तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। मतलब हार्ड स्प्रिंग यहाँ पे ले तो जो द्रव्यमान जो दोलन करेगा वो फास्ट रहेगा, उसकी आवृत्ति ज़्यादा रहेगा। ये म्यू जो है रिड्यूस्ड द्रव्यमान है, रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास मतलब यदि म्यू के लिए इस यहाँ से एक्सप्रेशन निकाले 1/म्यू इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो चूंकि ये प्लस माइनस में ये मल्टीप्लिकेशन में है तो द्रव्यमान बढ़ने से जो ऊपर है न्यूमरेटर पार्ट, अंश वाला पार्ट का मान बढ़ता है तो म्यू बढ़ेगा। मतलब यदि द्रव्यमान को हम बढ़ाएं, दिए गए द्रव्यमान को यदि बढ़ाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रिड्यूस्ड मास बढ़ जाएगा, और जब रिड्यूस्ड मास बढ़ जाएगा तो आवृत्ति कम हो जाएगा। मतलब अधिक द्रव्यमान को लेने से जो दोलन का जो फास्टनेस है, दोलन स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। द सेम थिंग दैट कैन बी कंक्लूडेड फॉर टाइम पीरियड। थैंक यू।